तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था जिसका ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग मुंडामान की शासन व्यवस्था और आपका ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है इससे पहले का जो दो पार्ट है जिसमें हम लोग पहले पार्ट में मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, उसके अलावा सेकेंड पार्ट में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये थर्ड पार्ट में मुंडा मान की शासन व्यवस्था और आपका ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को हम लोग आज कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में। आपको सबसे पहला बात पता होना चाहिए कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था कई बार ना ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मुंडा मानकी यानी कि ये मुंडा जनजाति से संबंधित होगा। ऐसा नहीं है। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति से संबंधित है, जबकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो आपका हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि जो आपका मुंडा शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में इसको देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है वो आपका मुंडा शासन व्यवस्था का एक हम लोग क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है वो टर्मिनोलॉजी रहेंगे, देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जितने भी जनजातीय शासन व्यवस्था है उसका जो है वो लगभग सभी जो है वो 3 स्तर पे देखने को मिलते हैं। एक आपका ग्राम स्तर, एक आपका अंतर्ग्रामीण स्तर और आपका सामुदायिक स्तर। तो ग्राम स्तर जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, इसके अलावा अंतर्ग्रामीण स्तर जिसमें आपका 15 से 20 गाँव रहते हैं और इसको हम लोग पीड़ पंचायत या फिर पढ़ा पंचायत कहते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा जो आपका समुदाय स्तर है, यहाँ पे बोला जाता है कि इसमें जो है वो आपका देखिए 15 से 20 गांव जो है मिल के आपका पढ़ा पंचायत बनता है, जिसका एक हेड होता है जिसको हम लोग मानकी कहते हैं। इस तरह 3 मानकी की जो ग्रुप होता है उसको हम लोग सामुदायिक स्तर पे काउंट करते हैं। यानी कि अगर हम लोग 20-20 गांव भी अगर काउंट करें तो इस तरह से 15 से 20 गांव जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत कह रहे हैं उसका हेड मानकी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 3 मानकी का देखें तो लगभग 60 गांव, तो 60 गांव मिलकर जो है वो आपका सामुदायिक स्तर पे कहलाएगा। और यहाँ पे जो है वो आपका 3 मानकी की पंचायत होती है और इसका जो हेड है वो आपका 3 मानकी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ग्राम स्तर पे जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, यहाँ पे आपका ग्राम प्रमुख के रूप में मुंडा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे डाकुआ मिलेगा, इसके अलावा दिवरी मिलेगा, इसके अलावा यात्रा दिवरी मिलेगा, इसके अलावा एक और पद है तहसीलदार, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग अंतर्ग्रामीण स्तर की बात करें जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत या फिर इसी को कहीं कहीं पे पीड़ पंचायत भी कहा जाता है, जो कि 15 से 20 गाँवों का समूह होता है। यहाँ पे जो हेड है वो आपका मानकी कहलाता है। याद रखिएगा मुंडा शासन व्यवस्था वो भी आपका 3 स्तर पे है और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था ये भी आपका 3 स्तर पे है। मुंडा शासन व्यवस्था में भी देखिएगा कि ग्राम पंचायत वहाँ पे 2 भागों में बटा रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत और दूसरे को हम लोग बोलते हैं खुटकट्टी पंचायत। और ग्राम पंचायत का हेड वहाँ पे मुंडा था और यहाँ पे भी ग्राम पंचायत का हेड मुंडा ही है। वहाँ पे खुटकट्टी पंचायत का हेड वहाँ पे हाथू मुंडा था और यहाँ पे खुटकट्टी पंचायत नहीं है। और वहाँ पे जो है वो आपका अंतर्ग्रामीण स्तर पे वहाँ पे भी उसका हेड मानकी था और यहाँ पे भी अंतर्ग्रामीण स्तर पे जो आपका पढ़ा पंचायत है यहाँ पे भी उसका हेड मानकी है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में भी और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कुछ कुछ जो आपका सिमिलैरिटीज़ था वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो है वो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते करते जो है वो हम लोग इसका सारा जो है वो मतलब कि फैक्ट को समझ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति की जो आपका पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है वो आपका खड़िया जनजाति का है। ठीक है, वहीं मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था जो है वो आपका संथाल जनजाति का है और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो आपका हो जनजाति का है। और मुंडा शासन व्यवस्था आपका मुंडा जनजाति का है, वहीं उरांव जनजाति का आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, वहीं संथाल जनजाति का जो है वो आपका मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं
कि निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में इसको देखा जाता है या फिर जाना जाता है। गणतांत्रिक व्यवस्था है और वो भी भारत का पहला। तो इंडिया का जो फर्स्ट आपका गणतांत्रिक व्यवस्था बोले तो आपका जो रिपब्लिकन सिस्टम है वो किस में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो आपका हो जनजाति का है। और मुंडा शासन व्यवस्था आपका मुंडा जनजाति का है। मांझी परगना शासन व्यवस्था आपका संथाल जनजाति का है। वहीं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है वो आपका खड़िया जनजाति का है। ठीक है। और नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो आपका नागवंश में जितने रहने वाले जो लोग थे उनसे संबंधित है। ठीक है ना। तो हम लोग सभी को पता है कि फनी मुकुट राय के द्वारा ही 98 AD में जो है वो कैपिटल सुतियाम्बे को रखा गया था और वहीं पे जो है वो आपका नागवंश स्टार्ट किया गया था झारखंड में। तो वही जो है वो आपका नागवंशी शासन व्यवस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इसको मान्यता जो है वो दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बोला जाता है कि ये जो शासन व्यवस्था है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसको एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है थॉमस विल्किंसन, इसके द्वारा जो है वो मंजूरी प्रदान किया गया था। तो थॉमस विल्किंसन साहब के द्वारा जो है वो इसको जो है वो मंजूरी प्रदान किया गया था। आपको पता होगा कि होप विद्रोह 1831 और 32 में, इसके अलावा कोल विद्रोह 1832 में आपका कोल्हान वाले क्षेत्र में हो जनजाति के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है भयानक विद्रोह किया गया था। उसके बाद जो विल्किंसन साहब हैं वो यहाँ पे हो जनजाति को शांत करने के लिए वहाँ पे जो है वो साउथ मतलब कि दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी ऐसे करके, मतलब कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से यहाँ पे जो है वो जो है एक मतलब कि बनाया गया था इस क्षेत्र को। और यहाँ पे जो है वो जो आपका हो जनजाति का मुंडा मान की शासन व्यवस्था है इसको वो लीगल भी ठहराया था। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यूल रूल जो है वो आपका संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था है मांझी परगना, उसको वो मतलब कि लीगल ठहराया था। और विल्किंसन जो है वो मुंडा मानकी को लीगल ठहराया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो अभी आपको बताया गया था कि जो आपका मुंडा शासन व्यवस्था है, ठीक, इसके अलावा जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, तो मुंडा शासन व्यवस्था भी और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी दोनों 3-3 स्तर पे देखने को मिलता है। अगर हम लोग केवल मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे भी 3 स्तर है। ग्राम स्तर जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, एक आपका अंतर ग्रामीण स्तर जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत या फिर पीड़ पंचायत कहते हैं, और एक आपका सामुदायिक स्तर जो कि आपका 3 मानकियों की पंचायत होती है। तो ग्राम स्तर का हेड मुंडा होता है, पढ़ा पंचायत का हेड मानकी होगा, और सामुदायिक स्तर पे जो हेड है वो आपका 3 मानकी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान कौन होगा। तो गांव का जो प्रधान है वो आपका मुंडा ही होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो मानकी है, मानकी आपका अंतर ग्रामीण स्तर जिसको हम लोग पीड़ पंचायत या फिर पढ़ा पंचायत कह रहे हैं, जो कि आपका 15 से 20 गाँव का समूह है, उसका ये हेड होगा मानकी। ठीक है। तो ये पढ़ा पंचायत का हेड होता है मानकी। अगर हम लोग दिवरी की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो दिवरी है ये आपका धार्मिक प्रमुख होता है दिवरी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रमुख होगा वो आपका पाहन होता है और उसका सहायक जो है वो पनभरा होता है। लेकिन मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो हेड है वो आपका दिवरी होता है, और दिवरी का जो सहायक है वो यहाँ पे यात्रा दिवरी होता है। इसके अलावा यहाँ पे डाकुआ भी एक पद है। डाकुआ जो है वो आपका संदेशवाहक है। मुंडा शासन व्यवस्था में संदेशवाहक जो है वो आपका महतो होता है, जबकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो संदेशवाहक है वो आपका डाकुआ है। तो ऐसे करके अगर आप देखिएगा तो आपको जो चीज़ें याद भी रहेगी और आप कंपैरिजन करके पढ़िए तो याद हो जाएगा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में संदेशवाहक महतो था, जबकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में संदेशवाहक जो है वो आपका डाकुआ कहलाएगा। ठीक है। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गाँव का हेड प्रधान कौन होता है, वो आपका मुंडा होता है। और अंतर ग्रामीण स्तर यानी कि जिसको हम लोग पीड़ पंचायत या फिर पढ़ा पंचायत कहते हैं, उसका हेड मानकी होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है मुंडा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस शासन व्यवस्था में यानी कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान है वो आपका मुंडा कहलाता है, और मुंडा का जो पद है वो आपका वंशानुगत होता है, एकदम याद रखिएगा। और मुंडा जो है वो आपका प्रशासनिक, न्यायिक और लगान एकत्रित करने का जो है वो कार्य करता है। तो वो प्रशासनिक कार्य भी करेगा, न्यायिक कार्य भी करेगा, राजस्व वसूली का भी कार्य करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये उपरोक्त सभी काम यहाँ पे वो जो है ये करेगा। कौन? तो आपका मुंडा। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान
जो है मुंडा का सहयोगी कौन होता है, इसको याद रखिएगा। तो गांव का प्रधान जो है वो आपका मुंडा होता है, और मुंडा का जो सहयोगी है वो कौन होता है। तो मुंडा का जो सहयोगी है, अभी आपको बताया गया था कि जो डाकुआ जो है वो आपका संदेश वाहक भी होता है, और डाकुआ जो है वो आपका मुंडा का सहयोगी भी होता है। तो ये याद रखिएगा डाकुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो बोला जाता है कि डाकुआ जो है वो आपका मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का हेड मुंडा होता है, उसी मुंडा का ये सहयोगी होता है, और मुंडा के निर्णयों और उसके आदेशों को गांव के लोगों तक ये पहुंचाता है, यानी कि मैसेंजर का भी काम करता है। इसके अलावा दंड के रूप में जो प्राप्त राशि होती है उसका 50% डाकुआ को परिश्रमिक के रूप पे जो है परिश्रमिक के तौर पे उसको प्रदान किया जाता है, और जो शेष जो 50% राशि बचता है वो उसका जो प्रयोग है वो गांव के विकास के लिए किया जाता है। सपोज कीजिए कि किसी को दंड लगा है 200 रुपया, तो 200 रुपया वो दंड लगा है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो है वो दंड देगा ही। तो दंड देने के बाद 200 रुपया में से उसका 50% यानी कि 100 रुपया जो है वो डाकुआ रख लेगा, और जो 100 रुपये बचेगा यानी कि उसका 50%, 200 रुपये का 50% 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया वो रख लेगा, और 100 रुपया जो है वो बचेगा वो आपका गांव के विकास के लिए वो लगा देगा डाकुआ। तो मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान मुंडा होता है, और मुंडा का हेल्प करने के लिए कौन होता है, डाकुआ होता है। और डाकुआ जो है वो आपका मुंडा का सहयोगी भी होता है, और वो गाँव का जो है वो एक तरह से मैसेंजर भी होता है, ये जो है वो संदेश वाहक भी होता है। अगर हम लोग मानकी की बात करें तो मानकी जो है वो आपका जो है क्या होता है, तो ये आपका पीड़ या फिर जो पढ़ा पंचायत है इसका ये हेड होता है। देवरी की अगर हम लोग बात करें तो अभी आपको बताया गया था देवरी जो है वो आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो है देवरी जो है वो धार्मिक प्रधान होता है देवरी। और यात्रा देवरी की बात करें तो यात्रा देवरी जो है वो आपका देवरी का ही सहयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ये आपका जो है वो आपका कौन करता है, तो ये आपका डाकुआ करता है, डाकुआ, ऑप्शन नंबर बी डाकुआ कहता है, डाकुआ करता है। तो ये मुंडा का सहयोगी होता है, और ये आदेशों को पहुंचाने का भी कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ये संदेश वाहक भी होता है। मानकी आपको बताया गया पीड़ या पढ़ा पंचायत का ये हेड होगा। पाहन की अगर बात करें तो पाहन जैसे यहाँ पे कोई पद है ही नहीं। देवरी की बात करें तो ये आपका धार्मिक प्रधान होता है, और यात्रा देवरी की बात करें तो आपका देवरी का ही सहयोगी जो है वो होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था में जो पढ़ा का निर्माण जो है वो कितने गांवों को मिलाकर होता है, तो ये आपका 15 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा बनता है। तो एक गांव का हेड मुंडा होगा, वहीं 15 से 20 गांव जिसको हम लोग अंतर्ग्रामीण स्तर पे देखते हैं इसको हम लोग पढ़ा पंचायत या फिर पीड़ पंचायत कहते हैं, जो कि 15 से 20 गाँव को मिलाकर बनता है। उसका हेड जो है वो आपका मानकी कहलाएगा। वहीं 3 मानकी यानी कि 15 से 20 गाँव इसका एक मानकी, तो 3 गो मानकी लगभग 60 गाँव, तो 60 गाँव को मिलाकर हम लोग सामुदायिक स्तर पे कहते हैं, जिसका हेड जो है वो आपका 3 गो मुंडा होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 7 से 12 गाँवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है। तो 7 से 12 बोलिए या फिर पढ़ा से 15 से 20 गो बोलिए। तो ये जो है वो आपका बताया गया अभी कि पढ़ा पंचायत है इसका हेड कौन होता है, तो 7 से 12 या फिर 15 से 20 गाँव को मिलाकर जो है वो आपका ये बनता है। अच्छा 15 से 20 नहीं है भाई, कहीं कहीं पे ना 15 से 20 लिखा हुआ, कहीं कहीं पे ना 7 से 12 लिखा हुआ, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 7 से 12 गाँवों को मिलाकर जो है वो आपका पढ़ा पंचायत बनता है या फिर पीर पंचायत बनता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो आपका 7 से 12 या फिर इसी को ऑब्लिक में कर लीजिए आप 15 से 20 गाँवों को मिलाकर जो आपका पढ़ा पंचायत बनता है या फिर जो जिसको हम लोग पीड़ पंचायत भी कहते हैं, उसका हेड कौन होता है, तो उसका हेड अभी आपको बताया गया था वो आपका मानकी होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 7 से 12 गाँवों को मिलाकर एक पीड़ यानी कि एक पढ़ा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत कहते हैं, और उसका जो प्रमुख है वो आपका मानकी होता है, और मानकी का पद जो है वो आपका वंशानुगत होता है। तो मुंडा का पद भी वंशानुगत है, और मानकी का भी जो पद है वो आपका वंशानुगत है, ठीक है। और इसके अलावा बोला जा रहा है कि जिन विवादों का जो निपटारा मुंडा के द्वारा नहीं हो पाता है उसे मानकी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मानकी के बारे में और भी बोला जाता है कि मानकी के द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा और डाकुआ की उपस्थिति होती है। डाकुआ मतलब क्या, तो ये मुंडा का सहयोगी होता है और ये संदेशवाहक भी होता है। बोला जा रहा है कि मानकी के द्वारा जो आयोजित सभा होती है वहाँ पे सभी मुंडा और डाकुआ की उपस्थिति होती है, और जिसमें सर्वसम्मति से किसी भी मामले का निपटारा किया जाता है।
मानकी के द्वारा तहसीलदार तहसीलदार जो है वो आपका राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो बोला जा रहा है कि मानकी के द्वारा तहसीलदार यानी कि राजस्व अधिकारी जो है उसके सहयोग से गांव से लगान वसूला जाता है और वसूले गए जो राजस्व है इसको ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने से पहले पारिश्रमिक के तौर पे 16% मुंडा को 10% मानकी को दिए जाने का प्रावधान है। तो आपको अभी बताया गया है कि जो देखिए तहसीलदार जो कि राजस्व अधिकारी होता है उसके सहयोग से गाँवों से क्या होता है, गाँव में टैक्स लगाया जाता है, मतलब टैक्स वसूला जाता है। और जो भी टैक्स आया, मान के 100 रुपया टैक्स आया तो 100 रुपया में से जो है वो 16 रुपया मुंडा रख लेगा। कौन रखेगा? मुंडा रख लेगा। मुंडा जो है वो गांव का हेड है। और जो आपका 10 रुपया जो है वो आपका मानकी रख लेगा। मानकी कौन है? तो आपका पीड़ या फिर पढ़ा पंचायत का हेड है। तो 16 रुपया और इधर 10 रुपया यानी कि 26 रुपये लोग रख लिया और बच गया जो 76 रुपया, इसको ये ब्रिटिश सरकार को दे देता है। इसको याद रख लीजिएगा। तो 16% और 10%, तो 16% मुंडा रखेगा और 10% मानके रखेगा और बाकी बात जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है। अभी आपको बताया गया था मुंडा यहाँ पे जो है वो गांव का हेड हो जाएगा, मतलब कि ग्राम पंचायत का हेड, ग्राम पंचायत का हेड हो जाएगा। और मानकी जो है वो आपका पढ़ा पंचायत या पीर पंचायत का हेड हो जाएगा। दिवरी जो है वो आपका धार्मिक प्रधान है। डाकवा जो है वो आपका मुंडा का सहयोगी है और साथ ही साथ ये आपका जो है वो संदेश वाहक भी है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान जो है वो क्या कहलाता है। तो पढ़ा का जो आपका न्यायिक प्रधान है तो ये क्या कहलाता है, इसको आप देख लीजिए। तो याद रखिएगा कि पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान है वो आपका क्या कहलाएगा, तो आपका पीर पंच कहलाता है, पीर पंच। तो दिवरी तो आपका धार्मिक प्रधान हो जाएगा। पढ़ा राजा जो है तो पढ़ा राजा से यहाँ पे कोई पद देखने को नहीं मिलेगा, इसको आप स्किप कर दीजिए। मानकी जो है वो आपका पढ़ा पंचायत या फिर पीर पंचायत का हेड है और पीर पंच जो है वो आपका बोला जाता है कि ये आपका न्यायिक प्रधान है। और पीर पंच के बारे में बोला जा रहा है कि ये आपका न्यायिक प्रधान होता है और यहाँ पे सभी जो है सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो ये आपका तहसीलदार होता है, राजस्व अधिकारी। और इसके द्वारा गांव से जो है वो टैक्स वसूला जाता है और ये जो टैक्स है वो ब्रिटिश सरकार को भेजने से पहले 16% मुंडा और 10% मानके रख लेता है और उसके बाद ये ब्रिटिश लोगों को दे दिया जाता है। मानकी आपका पीड़ या फिर पढ़ा पंचायत का हेड हो जाएगा। दिवरी जो है वो आपका धार्मिक प्रधान हो जाएगा और डाकुआ जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं मुंडा का सहयोगी है और साथ ही साथ ये संदेश वाहक है। क्वेश्चन नंबर 12 मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। तो ये आपका दिवरी कहलाएगा। और दिवरी का हेल्पर जो है वो यात्रा दिवरी है और डाकुआ जो है वो आपका संदेश वाहक है और साथ ही साथ ये आपका मुंडा का सहयोगी है। और मानकी जो है वो आपका पीड़ पंचायत या फिर पढ़ा पंचायत का हेड है जो कि 7 से 12 गांव / 15 से 20 गांव मिलकर बनता है। और मानकी का पद वंशानुगत है और मुंडा का भी पद वंशानुगत ही है। ठीक है। तो दिवरी के बारे में बोला जा रहा है कि यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहारों, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान ये संपन्न कराता है और यह धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी ये कार्य किया करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है। तो ये आपका दिवरी ही करे क्योंकि यही धार्मिक प्रधान है। डाकुआ तो आपका मुंडा का सहयोगी है और संदेश वाहक है। मानकी आपका पढ़ा पंचायत या पीड़ पंचायत का हेड है। मुंडा आपका ग्राम पंचायत का हेड है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिवरी का सहयोगी कौन होता है। तो ये दिवरी का सहयोगी जो है वो आपका यात्रा दिवरी है। ये आपको बताया गया था कि यात्रा दिवरी जो है वो आपका दिवरी का जो है वो सहयोगी होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा। तो ये याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी जो है वो आपका कवर हो जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था इन दोनों में थोड़ा थोड़ा जो सिमिलैरिटीज़ था इसको आप अगर पढ़ लीजिएगा तो फिर आपका कहीं भी जो है वो क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये आप यहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा आपका कि मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था है ये ज़्यादा नहीं, मात्र 14 MCQ में ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग जो है वो आपका ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था की ओर चले जाते हैं।
और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसको भी हम लोग जो है वो अब हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में आप जो है सारा कौन कौन सा अधिकारी है, कौन कौन सा इसमें टर्मिनोलॉजी है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको आसानी से समझ लेंगे, ठीक है ना। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो आपका खड़िया जनजाति से संबंधित है। तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है ये आपका 3 स्तर पे देखने को मिलता है। पहला स्तर ग्राम स्तर है, इसके अलावा है आपका अंतर्ग्रामीण स्तर, और उसके अलावा जो है थर्ड लेयर है आपका सामुदायिक स्तर। तो ग्राम स्तर जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, और ग्राम पंचायत को ही कहीं कहीं पे क्या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो आपका ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत जो है वो आपका 2 स्तर पे है। तो ग्राम पंचायत जो है वो आपका 2 स्तर पे है। जैसे आपका मुंडा शासन व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत था वो भी आपका 2 स्तर पे था, एक आपका ग्राम पंचायत और एक आपका खुटकट्टी पंचायत। ठीक इसी तरह ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो आपका ग्राम पंचायत है ये भी आपका 2 स्तर पे है। एक तो है आपका ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कह रहे हैं, और दूसरा जो है वो आपका जातीय पंचायत है जिसको हम लोग जो है वो आपका धीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरा। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो आपका 3 स्तर पे है, ग्राम स्तर, अंतर्ग्रामीण स्तर और सामुदायिक स्तर। तो ग्राम स्तर ये भी आपका दो लेयर में बटा होता है। एक आपका ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कहते हैं, और एक आपका जातीय पंचायत जिसको हम लोग धीरा कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये हो गया ग्राम स्तर। इसके अलावा एक होता है आपका अंतर्ग्रामीण स्तर, और अंतर्ग्रामीण स्तर को 2 नाम से जाना जाता है, एक आपका पढ़ा पंचायत और एक आपका खूट पंचायत। तो पढ़ा पंचायत और खूट पंचायत ये अंतर्ग्रामीण स्तर को ही हम लोग कहते हैं। इसके अलावा आपका थर्ड लेयर जो है वो आपका सामुदायिक स्तर है, और सामुदायिक स्तर को जो है वो आपका ढोकलो पंचायत या फिर इसी को महापंचायत कहा जा रहा है। तो सामुदायिक स्तर को ढोकलो पंचायत कहा जाता है, और इसके साथ साथ ढोकलो पंचायत और कहीं कहीं पे इसी को ही महापंचायत कहा जा रहा है। तो ढोकलो पंचायत और आपका महापंचायत ये सामुदायिक स्तर है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये 3 स्तर पे है, ग्राम स्तर, अंतर्ग्रामीण स्तर, सामुदायिक स्तर। ग्राम स्तर 2 लेयर में है, एक आपका ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कहते हैं, और एक आपका जातीय पंचायत जिसको हम लोग धीरा कहते हैं। इसके अलावा सेकेंड जो है वो आपका अंतर्ग्रामीण स्तर है जिसको हम लोग खूट पंचायत या फिर इसी को ही पढ़ा पंचायत कहते हैं। इसके अलावा थर्ड जो है वो आपका सामुदायिक स्तर है जिसको हम लोग ढोकलो पंचायत कहते हैं या फिर इसी को ही महापंचायत कहते हैं। आई होप यहाँ तक का जो है टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया। ये आपका 3 स्तर पे देखने को मिलता है, 3 स्तर पे, ठीक है। अब देखिए एक एक करके इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं। यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसको हम लोग अब याद रखते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर में आपका 2 लेयर है, एक आपका ग्राम पंचायत, एक आपका जातीय पंचायत, यानी कि एक तरफ छंदिया है, एक तरफ आपका धीरा है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कहते हैं इसके अधिकारी को देखते हैं। इसमें आपका महतो होता है जिसको हम लोग ग्राम प्रमुख कहते हैं। इसमें आपका नेगी होता है जो कि महतो का ही सहयोगी होता है। इसी में आपका करटाहा होता है, इसी में आपका कालो होता है जिसको पाहन भी कहा जा रहा है, इसी में आपका डंडिया होता है, इसी में आपका दिहुरी होता है। इतने टर्मिनोलॉजी होते हैं ग्राम पंचायत छंदिया के अंतर्गत। इसके अलावा आपको बताया गया था कि ग्राम स्तर पे 2 लेयर है, एक तरफ तो ग्राम पंचायत हो गया जिसमें आपका 6 गो पद है, महतो है, नेगी है, कट्टाहा है, कालो, पाहन, डंडिया, दिहुरी ये सभी है। इसके अलावा जातीय पंचायत जिसको हम लोग धीरा कहते हैं उसमें 1 गो पद है, 1 गो अधिकारी है जिसको हम लोग डंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डंडिया। एक तरफ डंडिया अलग है, एक तरफ ढंडिया अलग है। तो डंडिया यानी कि पहाड़ी खरिया का गांव प्रमुख होता है और ढंडिया धीरा का सभापति होता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका ग्राम स्तर हो गया। अब चलिए अंतर्ग्रामीण स्तर। अंतर्ग्रामीण स्तर को खूट पंचायत या फिर पढ़ा पंचायत कहते हैं, और उसका जो अधिकारी है वो आपका खड़िया घाट होता है जो कि खूट का अध्यक्ष होता है।
यहाँ तक क्लियर। इसके बाद चलिए सामुदायिक स्तर पे, जिसको हम लोग ढोकलो पंचायत या फिर महापंचायत कहते हैं, और इसमें 4 गो अधिकारी होते हैं। एक आपका ढोकलो सोहर जो कि खड़िया समाज का राजा होता है, एक आपका लिखांकड़ जो कि मंत्री और सचिव होता है, एक आपका तीजांकड़ जो कि खजांची होता है, और एक आपका दीवान जो कि सलाहकार होता है। तो सामुदायिक स्तर पे ढोकलो सोहर, लिखांकड़, तीजांकड़ और आपका दीवान, ये चारों देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से देखिएगा तो कम से कम आपका 12 से 14 गो अधिकारी होते हैं आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत। अगर यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग इससे संबंधित MCQ जो है वो आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का जो है एक स्ट्रक्चर बता दिया गया कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग इससे संबंधित सारे MCQ को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़िया जनजाति से। इसको तो आपको पता ही है। तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस जनजाति से मिलती हुई दिखाई देती है। तो खड़े जनजाति की जो शासन व्यवस्था है जिसको हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं, ये आपका मुंडा शासन व्यवस्था के जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि खड़िया जनजाति जो है वो आपका मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। और ऐसे में जो आपका ये जो जनजाति है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ये पूरा आपका मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के जैसा ही दिखाई देता है। इस लाइन को आप जो है वो याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो खड़िया जनजाति जो है वो आपका मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है। और देन ऐसे में मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था जो है मुंडा शासन व्यवस्था है, और हो जनजाति का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, और खड़िया जनजाति का ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो खड़िया जनजाति की जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है वो आपका मुंडा जनजाति की मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। उरांव जनजाति का आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है। संथाल जनजाति का मांझी परगना शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंचायत, अध्यक्ष, गांव या फिर बैठक। तो आपको पता होना चाहिए कि ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, ठीक है ना। तो ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। और क्वेश्चन नंबर 4, सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सोहर का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका अध्यक्ष होता है। तो इस तरह से अगर हम मिलाइएगा कि ढोकलो सोहर, तो ढोकलो का अर्थ हो गया बैठक और सोहर का अर्थ हो गया अध्यक्ष। तो ढोकलो सोहर यानी कि बैठक और अध्यक्ष शासन व्यवस्था, इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ढोकलो का अर्थ बैठक और सोहर का अर्थ अध्यक्ष ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की देखने को मिलती है? तो खड़िया जनजाति जो है वो मुख्यतः वो आपका जो है वो 3 तरह का देखने को मिलता है। खड़िया जनजाति कौन कौन है? तो एक है आपका दूध खड़िया, एक है ढेलकी खड़िया और एक है आपका पहाड़ी खड़िया, जिसको कहीं कहीं पे सबर खड़िया भी कहा जाता है। और इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था तो कहते ही हैं, लेकिन खड़िया जनजाति भी आपका 3 तरह का है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। ये आपका अमीरी गरीबी इस हिसाब से है, थोड़ा सा उच्च है फिर थोड़ा सा निम्न है, सबसे निम्न है, इस तरह करके, ठीक है। और इन तीनों का अपना अपना शासन व्यवस्था है और तीनों में देखिएगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक खड़े जनजाति का प्रकार नहीं है? तो देखिए दूध खड़िया है, ढेलकी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया है, इसके अलावा देखिएगा तो आपका जो है माल खड़िया नहीं है, माल खड़िया नहीं है। पहाड़ी खड़िया को ही कहीं कहीं पे सबर खड़िया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि खड़िया समाज के द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो खड़िया जनजाति के द्वारा जो है वो अखिल भारतीय महासभा का जो गठन है वो आपका
1934 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा कि सन 1934-1935 ईस्वी के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा गठन किया है, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1934-1935 में खड़िया समाज के द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको बताया गया था, वो ढोकलो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ढोकलो के नाम से जाना जाता है। तो 1934-1935 ईस्वी के लगभग में ही खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, और जिसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 दिखते हैं। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 1934-1935 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन को आपको जो है वो टिक करना है, सही कथन बतलाना है। सबसे पहले आपको अभी बताया गया था कि 1934 और 1935 में खड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किए थे, जिसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए है कि इसने जाति प्रथा का समर्थन किया और इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। तो इसमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही है? तो ए भी सही है और सी भी सही है, मतलब बी भी सही है, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। तो बोला जाता है कि इसने जाति प्रथा का समर्थन किया और साथ ही साथ जो है वो आपका ये जो आपका पंचायती राज जो आया था इसका ये विरोध करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये आपका 1934-35 में जो अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ था उसके संबंध में ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? तो देखिए, दूध खड़िया है, ढिलकी खड़िया है, सबर खड़िया को ही हम लोग पहाड़ी खड़िया कहते हैं, जबकि टांगे खड़िया ये आपका खड़िया जनजाति का ये भाग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया है उन्हें हम लोग क्या कहकर संबोधित कहते हैं? ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि परंपरागत लोग से जिन लोगों ने गांव को बसाया है उनको हम लोग महतो कहकर उसको संबोधित कहते हैं, यानी कि उसको जो है वो आपका महतो के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अभी आपको बताया गया था कि जो खड़िया जनजाति है वो आपका 3 स्तर पे है। पहला है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर भी 2 भाग में है, एक आपका ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कहेंगे, और एक आपका जातीय पंचायत जिसको हम लोग धीरा कहेंगे। और दूसरा लेयर है आपका अंतर्ग्रामीण स्तर जिसको हम लोग खूट पंचायत और आपका पढ़ा पंचायत कहते हैं। और तीसरा लेयर है आपका सामुदायिक स्तर जिसको हम लोग ढोकलो पंचायत या फिर महापंचायत कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ, उस वर्ड को भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे। देखिए, जितना बार आप बोलिएगा उतना बार आपको याद होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आया आपका करटाहा। तो करटाहा के बारे में याद रखिएगा कि जो ये करटाहा जो शब्द है ये आपका शासन व्यवस्था का संचालक है। क्या है? तो ये शासन व्यवस्था का संचालक है। वहीं अगर हम लोग पाहन की बात करें तो एक वर्ड है पाहन जिसको हम लोग कहीं कहीं पे क्या उसको कालो भी कहा जाता है। और पाहन यानी कि कालो ये जो है वो आपका धार्मिक प्रमुख होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। ठीक है। और एक वर्ड है आपका सोहर। तो सोहर का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताया गया था। देखिए, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो परंपरागत रूप से जिसने खड़िया जनजाति का गांव बसाया है उसको हम लोग महतो कह के संबोधित कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन को बतलाना है। तो महतो के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले अभी आपको महतो कौन है तो बताया गया था कि ये आपका 3 स्तर पे है। पहला है ग्राम स्तर, अंतर्ग्रामीण स्तर, सामुदायिक स्तर। ग्राम स्तर 2 भाग में है, एक आपका ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कहते हैं और एक आपका जातीय पंचायत जिसको हम लोग धीरा कहते हैं।
तो जो आपका ग्राम पंचायत है उसका जो हेड है उसको हम लोग महतो कहते हैं, ठीक है ना, या कहीं कहीं पे उसी को प्रधान कह देते हैं। और जो आपका जातीय पंचायत है जिसको धीरा कहते हैं उसका हेड हम लोग जो है वो ढंडिया को रखते हैं। कौन है? ढंडिया, नॉट डंडिया, डंडिया नहीं बल्कि ढंडिया। तो यही बोला जा रहा है ग्राम स्तर में जो दो गो भाग है, ग्राम पंचायत और जातीय पंचायत, यानी कि छंदिया और धीरा। तो छंदिया का जो हेड है यानी कि ग्राम पंचायत का जो हेड है वो आपको महतो है जो कि ग्राम प्रमुख है, और जातीय पंचायत यानी कि धीरा, धीरा का जो हेड है वो आपका ढंडिया है, ठीक है। तो यही आपका महतो के बारे में बोला जा रहा है कि महतो कौन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि यह गांव का मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। बोला जाता है कि महतो जो है वो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है या फिर इसी को प्रधान माना जाता है, और यह पद जो है वो आपका वंशानुगत होता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि ये वंशानुगत होता है। बोला जा रहा है कि इसके गांव की सहमति से जो है इसको जो है वो गांव की सहमति से हटाया जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि गांव की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी कि यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी निष्पादन करता है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो बोला जा रहा है कि महतो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए बी सी सही है, डी सही नहीं है। आपको महतो के बारे में पता होना चाहिए कि परंपरागत रूप से जिन लोगों ने मतलब कि खड़िया गांव को बसाया है उन्हीं को ही हम लोग महतो कहते हैं। इसके अलावा महतो जो है वो आपका खड़े जनजाति शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका ग्राम स्तर है इसमें आपका दो लेयर होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत और एक को हम लोग बोलते हैं जातीय पंचायत। ग्राम पंचायत को छंदिया कहते हैं और जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं। और ग्राम पंचायत यानी कि जो छंदिया है इसके हेड को हम लोग महतो कहते हैं। और महतो के बारे में बताया जा रहा है कि महतो जो है वो आपका गाँव का मुख्य व्यक्ति होता है, वही प्रधान होता है, और ये जो पद है वो आपका वंशानुगत होता है, और गाँव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। और गाँव के पंचायतों यानी कि जो छंदिया है, छंदिया में महतो जो है वो अनिवार्य रूप से भाग लेता है तथा किसी भी दंड संबंधी फैसले जो है वो केवल महतो की जो है द्वारा लिया जाता है। नोट: पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है, और दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी जो है वो सहयोग करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए बनता है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि खड़े जनजाति का 3 गो भाग है। एक है आपका दूध खड़िया, एक है आपका ढेलकी खड़िया और एक आपका पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया को ही हम लोग जो है वो आपका सबर खड़िया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि तीनों का जो है वो अपना अपना शासन व्यवस्था है। तो इसमें से जो ये वाला जो है आपका पहाड़ी खड़िया जिसको हम लोग सबर खड़िया कहते हैं, तो बोला जा रहा है कि इन दोनों में तो जो आपका गाँव का हेड है, यहाँ पे 2 तरह गांव मिलता है, एक आपका ग्राम पंचायत मिलता है और एक आपका जो है वो आपका ये मिलता है जातीय पंचायत। तो ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कहते हैं और जातीय पंचायत जिसको हम लोग धीरा कहते हैं। तो महतो जो है वो आपका ग्राम पंचायत का हेड है और जो ढंडिया जो है वो आपका जातीय पंचायत का हेड है। तो यही बोला जा रहा है कि पहाड़ी खड़िया गाँव के प्रधान को डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो पहाड़ी खड़िया में ये याद रखिएगा, पहाड़ी खड़िया में जो गांव का जो प्रधान है उसको हम लोग दिहुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहुरी। और वहाँ पे जो मतलब कि गांव का जो प्रधान है उसको हम लोग डंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डंडिया। डंडिया वहाँ पे कहते हैं। तो गांव के प्रधान को डंडिया कहते हैं जबकि धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो धार्मिक प्रधान को कालो और पाहन कहा जा रहा है बाकी सभी में। इन दोनों में जो है ग्राम प्रधान को देखो, इन दोनों में ग्राम प्रधान को महतो कहा जा रहा है, ठीक है। जबकि पहाड़ी खड़िया में ग्राम प्रधान को डंडिया कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? डंडिया कहा जा रहा है। और इन दोनों में धार्मिक प्रधान को कालो या फिर पाहन कहा जा रहा है, कालो या फिर पाहन। लेकिन पहाड़ी खड़िया में जो धार्मिक प्रधान है इसको जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो उसको दिहुरी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? दिहुरी कहा जा रहा है। दिहुरी कहा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 गो भाग बताया गया था आपका, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और आपका पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया पूरा सेपरेट है, पहाड़ी खड़िया जो है वो पूरा आपका सेपरेट है, ठीक है। कैसे कैसे वो देख लीजिए, अभी आपको बताया गया, फिर से एक बार देख लीजिए इसको कि इन दोनों में आपका ग्राम स्तर जो है वो ग्राम पंचायत 2 तरह का मिलता है। एक आपका ग्राम स्तर जो है वो दो तरह का मिलता है, एक आपका ग्राम पंचायत है और एक आपका जातीय पंचायत है।
ग्राम पंचायत को ही हम लोग जो है वो आपका क्या कहते हैं, तो ग्राम पंचायत को हम लोग जो है वो आपका छांदिया कहते हैं और जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि इन दोनों में यानी कि दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में जो आपका ये क्या बोलते हैं छंदिया है यानी कि आपका ग्राम पंचायत है, इसके हेड जो है वो महतो हो जाएंगे। कौन होंगे? महतो होंगे। और यहाँ पे धार्मिक प्रधान जो है वो आपका कालो और पाहन होंगे। लेकिन जो आपका पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया में जो आपका ग्राम पंचायत है यानी कि छंदिया, उसका हेड आपका महतो ना होकर वहाँ पे उसका हेड हो जाएगा डंडिया। कौन हो जाएगा? डंडिया हो जाएगा। और यहाँ पे इसी में ही जो आपका धार्मिक प्रधान है वो आपका दिवरी हो जाएगा। ठीक है, दिवरी नहीं मतलब दिहुरी हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि दिहुरी जो है वो धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है। डंडिया कौन है? तो डंडिया गांव का प्रधान हो जाएगा पहाड़ी खड़िया में, तो गांव का प्रधान डंडिया हो जाएगा। और दिहुरी जो है वो धार्मिक कार्य तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ डंडिया के साथ जो है वो सहयोग करता है डंडिया का भी। ये केवल पहाड़ी खड़िया में है, पहाड़ी खड़िया में है, बल्कि दूध खड़िया और आपका ढेलकी खड़िया में इस तरह का कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है कि पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो पहाड़ी खड़िया जो गांव है इसमें प्रधान कौन है? वो आपका डांडी जो है वो डंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी हो जाएगा। क्योंकि दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में गांव का जो प्रधान है वो आपका महतो होता है। गांव का प्रधान कौन होता है? तो वो आपका महतो होता है। ठीक है ना। लेकिन पहाड़ी खड़िया में गांव का प्रधान डंडिया हो जाएगा और ऐसे में महतो होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो आपका दिहुरी होता है। कौन? दिहुरी। डंडिया जो है वो पहाड़ी खड़िया में डंडिया जो है वो आपका गांव का प्रधान होगा डंडिया, और धार्मिक प्रधान होगा दिहुरी। इसको आप याद रखिएगा। और दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में जो गांव का प्रधान है वो आपका महतो कहलाएगा, और वहाँ पे जो धार्मिक प्रधान है वो आपका कालो और पाहन कहलाएगा। ठीक है, और ओवरऑल देखिएगा तो क्या बोलते हैं दूध खड़िया ढेलकी खड़िया में वहाँ पे हेड आपका महतो कहलाएगा, और करटाहा जो है वो आपका शासन व्यवस्था का संचालक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है? तो करटाहा के बारे में बतलाया गया है। तो करटाहा तो आपको बताया गया था, करटाहा जो है वो आपका क्या है? तो वो आपका शासन व्यवस्था का संचालक है। आगे देखिए, ऑप्शन है कि यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है, करटाहा ये बिल्कुल सही है। यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये जो पद है वो किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है कि महतो के द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो बोला जाता है कि जो महतो है वो किसी उपयुक्त व्यक्ति को इस पद के लिए जो है वो चुनता है कि नहीं चुनता है। तो ये जो है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, कि ये भी सही है। ठीक है, को ऑप्शन नंबर डी है कि इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20 से 25 गांवों के पंचायत के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो नहीं, जो है ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको आप गलत मानिए। तो इस तरह से देखिएगा कि करटाहा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब हम आपको थोड़ा सा करटाहा के बारे में अच्छा ये ठीक, ये जो है वो सही हो जाएगा, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है एक बार उसको देख लीजिएगा। अच्छा रुकिए, हम एक बार आपको ना करटाहा के बारे में पहले समझाते हैं, उसके बाद आप इसको टिक लगाइएगा। तो देखिए, करटाहा के बारे में बोला जा रहा है कि करटाहा जो है वो आपका ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ए नंबर। फिर बोला जा रहा है कि 20 से 25 गांवों के लोग पंचायत में किसी एक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। तो 20 से 25
जो है गाँवों के गाँव के जो लोग हैं वो पंचायत में किसी एक व्यक्ति को मिलकर चुनते हैं, ये भी सही है। बोला जा रहा है कि इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। फिर बोला जा रहा है कि यह पद जो है वो आपका वंशानुगत नहीं होता, क्योंकि योग्य व्यक्ति चाहिए ना, इसलिए। तथा करटाहा को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है, तो करटाहा को ना वेतन मिलता है, ना ही वो पद वंशानुगत होता है। फिर बोला है कि यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का ये समाधान करता है। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की जो सूचना है वो सोहोर को देने का कार्य करता है, और यह विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत भी कराता है। यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण यानी कि भात और भितार का कार्य भी करता है जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया है। तो जो लोग अशुद्ध हो गए उनको शुद्धिकरण के लिए भी ये यूज करता है, इनका यूज होता है। यौन संबंधी अपराधों की दशा में दोषी व्यक्ति को बिटलाहा की सजा देकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और बोला जा रहा है कि नियमों की अवहेलना करने पर करटाहा को पद से हटाया जाता है, और करटाहा के ऊपर पदाधिकारी को क्रमशः रेड, परगना राजा तथा खड़िया राजा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा पहले आएगा आपका करटाहा, करटाहा से बड़ा रेड, रेड से बड़ा परगना राजा, और परगना राजा से भी बड़ा खड़िया राजा। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सी, ये सही नहीं है। यानी कि महतो के द्वारा इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, नहीं, ये पद जो है वो आपका गलत है। यानी कि ए, बी और डी सही है। ये करटाहा के बारे में था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? तो अभी आपको बताया गया था कि करटाहा का जो पद है वो आपका वंशानुगत नहीं होता है, और करटाहा को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहोर को कौन अवगत कराता है? तो ये आपका करटाहा जो है वो अवगत कराता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पाहन और कालो ये आपका धार्मिक प्रधान हो जाएगा। महतो जो है वो आपको बताया गया था कि वो आपका ये ग्राम पंचायत का हेड हो जाएगा, जिसको हम लोग छंदिया कहते हैं। और जातीय पंचायत जिसको धीरा कहते हैं उसका हेड आपका ढंडिया हो जाएगा, ढंडिया। और पहाड़ी खड़िया में जो है वो आपका ग्राम पंचायत का हेड डंडिया होगा। और वहाँ पे धार्मिक प्रधान आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको जी, एक मिनट, ये दिहुरी क्या बोलते हैं उसको जी, दिहुरी कहते हैं, वो दिहुरी हो जाएगा। ठीक है, और करटाहा के बारे में याद रखिएगा कि ये आपका सभी घटनाओं का जो है वो आपका अवगत कराता है सोहोर से, समस्याओं का, घटनाओं का, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? तो ये सभी काम जो है आपका करटाहा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया जाता है उनको शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करता है? तो ये आपका करटाहा करता है। पाहन और कालो ये आपका धार्मिक प्रधान है, तो ये करटाहा जो है वो आपका शुद्धिकरण का कार्य भी करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि जो परिवार की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? तो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग भात भितार कहते हैं। आप भात खिलाइए और आप इसमें शामिल हो जाइए, ठीक हो जाइएगा। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में किसी भी परिवार जो कि अशुद्ध हो गए हैं उनको शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको भात भितार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अंतःग्रामीण विवादों का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो किया जाता है? अंतःग्रामीण विवादों का जो निपटारा है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतःग्रामीण कहने का अर्थ है 2 या 2 से अधिक गांव। तो अंतःग्रामीण विवादों का जो निपटारा है वो सभी गोत्र के गांवों के द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है, जिनको जो है वो आपका खूट कहा जाता है। और खूट को ही पढ़ा पंचायत कहा जा रहा है। और जिसका जो हेड जो है वो आपका कौन होता है? तो जिसका खूट पंचायत का जो हेड है वो आपका खूट का अध्यक्ष होता है, जिसको हम लोग खड़िया घाट कहते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अंतःग्रामीण विवादों का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका खूट, सोहोर, दीवान या फिर पंचायत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका खूट होगा। तो अभी आपको बताया गया था कि
निपटारे के लिए 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर जो है वो आपका खूंट का निर्माण किया जाता है, जिसको खूंट को ही पड़ा पंचायत कहा जा रहा है। और खूंट की सभा को हम लोग कुटुम्ब सभा कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो खूंट की सभा को हम लोग क्या कहते हैं, कुटुम्ब सभा कहते हैं, कुटुम्ब सभा कहते हैं। और जो आपका पड़ा पंचायत है उसके हेड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके हेड को हम लोग खड़िया घाट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो खूंट का जो अध्यक्ष है वो आपका खड़िया घाट कहलाता है। अभी आपको बताया गया था, तो खूंट का अध्यक्ष खड़िया घाट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूंट के अध्यक्ष जिसको हम लोग खड़िया घाट कहते हैं, इसका चयन कैसे होता है, तो जो आपका खड़िया घाट है जो कि अंतर्ग्रामीण पंचायत जिसको हम लोग पड़ा पंचायत कह रहे हैं, जिसको खूंट भी कहा जा रहा है, उसका ये अध्यक्ष होता है खड़िया घाट। और ये बोला जाता है कि किसी करटाहा को आपस में ही जो है वो आपका चुना जाता है तथा इस पद को मुख्य जो है वो खड़िया घाट कहा जाता है। अच्छा, बोला जा रहा है कि ये जो है वो किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है, तो जो भी करटाहा होंगे उसी करटाहा में से आपस में से किसी एक को जो है वो खड़िया घाट यानी कि खूंट का अध्यक्ष यानी कि पड़ा पंचायत का अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि ढोकलो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ढोकलो के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन जो है वो असत्य है, वो आपको बतलाना है। तो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो संपूर्ण जो खड़िया समाज का जो बैठक है तो उसको हम लोग ढोकलो के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। खड़िया जनजाति के द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही बात है कि खड़िया जनजाति के द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे कि महतो, पाहन और करटाहा शामिल होते हैं। और इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करटाहा की होती है। और प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहोर संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का चुनाव लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो ढोकलो सोहोर जो कि खड़िया समाज का राजा होता है उसका चुनाव 3-3 वर्ष में होता है, ये भी सही बात है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। तो प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहोर का चुनाव जो है वो ढोकलो के माध्यम से किया जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि सभी जो है वो सही है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए कि ढोकलो सोहोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है, तो या संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका चयन ढोकलो में लोगों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ढोकलो के द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय लिया जाता है, ये भी सही है। ढोकलो सोहोर का चयन प्रतिवर्ष होता नहीं, ये 3-3 साल में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ढोकलो सोहोर का मंत्री या फिर सचिव निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि मंत्री कौन होता है, तो याद रखिएगा कि मंत्री या फिर जो सचिव है ये आपका कौन होता है, तो ये आपका लिखांकर होता है, लिखांकर ऑप्शन नंबर बी। तो यह राजा का सचिव या फिर मंत्री होता है तथा राजा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों में ये सहयोग प्रदान करता है। तिजोंकर ये कौन होता है, तो ये आपका खजांची होता है, खजांची। कालो कौन होता है, तो कालो और जिसको हम लोग जो है वो आपका पाहन भी कह रहे हैं, ये आपका धार्मिक प्रधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में लिखांकन का कार्य क्या होता है, तो लिखांकन का कार्य क्या होता है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो बोला जाता है कि लिखांकन जो है वो आपका कि जो है ये आपका राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में ये सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा राजा का खजांची होता है, तो खजांची जो है वो आपका तिजोंकर होता है। कालो तो है ये, कालो और पाहन जो है आपका धार्मिक प्रधान हो जाएगा, लिखांकर जो है वो आपका सचिव मंत्री हो जाएगा, और तिजांकर या तिजोंकर जो है वो आपका खजांची होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन जो है वो राजा का सलाहकार होता है, तो राजा का जो सलाहकार है वो आपका दीवान या फिर इसी को ही दीवान कहा जा रहा है। तो यह राजा का सलाहकार होता है तथा विभिन्न प्रशासकीय मामलों में जो है वो उसका संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देवान या फिर दीवान जो है वो राजा का सलाहकार होता है। लिखांकर जो है वो आपका सचिव मंत्री होता है। तिजोंकर जो है आपका ये खजांची होता है। और कालो पाहन जो है आपका धार्मिक प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो कालो या फिर पाहन कहते हैं, कालो या फिर पाहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए, दीवान जो है वो आपका राजा का सहयोगी होता है, मतलब ये सलाहकार होता है। लिखांकर ये आपका मंत्री या फिर इसी को ही जो है वो आपका सचिव कहते हैं, ये होता है। तिजोंकर या फिर तिजांकर जो है वो आपका क्या होता है, तो ये आपका खजांची होता है, खजांची होता है, इसको भी आप जो है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना।
दीवान राजा का सलाहकार, तिजोंकर राजा का खजांची, लिखांकर राजा का मंत्री या फिर सचिव, और ढोकलो सोहर ये खड़िया समाज का ये राजा होता है, और खड़िया घाट ये खूंट का अध्यक्ष होता है, और ढंडिया ये धीरा का सभापति होता है। धीरा क्या है, तो ग्राम स्तर को दो भागों में, ग्राम पंचायत और जातीय पंचायत। ग्राम पंचायत छंदिया और जातीय पंचायत धीरा, और छंदिया का हेड महतो ग्राम प्रमुख, और धीरा का हेड धंधिया। ये हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 31 देख लेते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का जो पद है वो आपका वंशानुगत होता है या फिर नहीं होता है। तो पाहन का पद कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि पाहन जिसको हम लोग कालो कहते हैं या गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और इसे विभिन्न जो है पर्व त्योहारों जैसे कर्मा, फागु, पूजा, शादी, विवाह आदि के अवसर पे पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है। और यह पद जो है वो आपका वंशानुगत होता है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसको हटाया भी जा सकता है। और पाहन को गांव की ओर से पाहन को गांव वालों की ओर से पनही भूमि जो है वो दी जाती है। तो इसका जो है पद आपका वंशानुगत होता है, लेकिन इसको कभी कभी हटाया भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनही भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों का जो दोषी पाए जाने वाले जो व्यक्ति है उसको क्या जो है वो दंड दिया जाता है, तो बोला जा रहा है कि इस समाज में यौन संबंधी अपराधों को मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था की सजा, जिसको हम लोग बिटलाहा कहते हैं, बिटलाहा की भांति उसी की तरह समाज से इसको जो है वो बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो गांव से इसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये सभी इसको आपको जो है वो याद रखना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कि जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है इसमें महिलाओं को संपत्ति में कोई भी हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता है, और विधवा या फिर अविवाहित महिलाओं को भरण पोषण करने के लिए इसको भूमि दी जाती है, और महिलाओं को पंच में जो है वो शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है, परंतु उसे किसी मामले में गवाही देने हेतु न्याय सभा में बुलाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पर। तो महिलाओं को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में किसी भी मामले में इसको जो है गवाही देने के लिए इसको बुलाया जा सकता है, बाकी बात इसको शामिल होने का जो है अधिकार नहीं है। और जो विधवा है जो या फिर जो अविवाहित महिला है इसको भरण पोषण करने के लिए यहाँ पे भूमि भी जो है वो आपका दिया जाता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये भी थोड़ा सा जो है वो टिपिकल था, और थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा पेचीदा था ये भी, लेकिन आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको जो है वो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हम लोग जो है वो आपका 6 जनजातीय शासन व्यवस्था सारा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हल्का सा केवल ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में हल्का सा आप इसका कीवर्ड देख लीजिए। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था 3 स्तर पे है। ग्राम स्तर ये आपका 2 भाग में है, ग्राम पंचायत जिसको हम लोग छंदिया कहते हैं, और जातीय पंचायत जिसको हम लोग धीरा कहते हैं। और जो इसको हम लोग छंदिया कहते हैं यानी ग्राम पंचायत, इसमें आपका इसका हेड महतो हो जाएगा। यहाँ पे नेगी होता है जो कि महतो का सहयोगी होता है। करटाहा जो कि शासन व्यवस्था का संचालक होता है। कालो या फिर पाहन जो कि धार्मिक प्रमुख होता है। और डंडिया जो है वो आपका पहाड़ी खड़िया गांव का प्रमुख होता है। और दिहुरी जो है वो आपका पहाड़ी खड़िया गांव का जो है वो धार्मिक प्रमुख हो जाता है। वहीं जो आपका जातीय पंचायत है जिसको हम लोग धीरा कहते हैं, उसका हेड जो है वो आपका ढंडिया होता है। ढंडिया जो कि धीरा का सभापति होता है, और डंडिया पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रमुख हो जाएगा। अंतर ग्रामीण स्तर जिसको हम लोग खूट पंचायत या फिर पढ़ा पंचायत कहते हैं, उसका जो अध्यक्ष है वो आपका खड़िया घाट कहलाता है। इसके अलावा खड़िया घाट का जो चुनाव है वो जो है वो आपका कटाहा लोग आपस में ही कर लेते हैं। सामुदायिक स्तर जिसको हम लोग ढोकलो पंचायत या फिर महापंचायत कहते हैं, जिसका हेड जो है वो खड़िया समाज का राजा होता है जिसको हम लोग ढोकलो सोहर कहते हैं। और यहाँ पे जो राजा है, राजा का एक सलाहकार होता है जिसको हम लोग दीवान कहते हैं। राजा का खजांची होता है जिसको हम लोग तिजोंकर या फिर तिजांकर कहते हैं। और राजा का मंत्री या फिर सचिव होता है जिसको हम लोग लिखांकर कहते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रख लेना है। और साथ ही साथ ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है इसमें आपका महिलाओं को गवाही देने के लिए जो है वो आपका यहाँ पे बुलाया जाता है, बाकी बात महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रख लेना है। और आपका जो है खड़िया जो है मतलब खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये पूरी तरीके से जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हम लोग 3 क्लास में जो है वो आपका जो है वो सारा शासन व्यवस्था देख चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था जो भी बचते हैं आपके 32 जनजातियों का, तो उसमें हम लोग सभी को जो है वो एक ही साथ कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था, और इसके अलावा हम लोग देखें तो आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये सारा आपका कंप्लीट कर लिए, और आपका नागवंशी शासन व्यवस्था भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं।
तो ये हम लोग का हो गया है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 4, और उसमें अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाओं को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका 8 क्वेश्चन जेपीएससी प्रीलिम्स में पेपर 2 में पूछा जाता है वो आपका कवर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।